नमस्कार। आज का अपना टॉपिक रहेगा डलहौजी की राज्य हड़प नीति, या जिसको व्यपगत नीति भी कहते हैं। इससे पहले अपन लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा के बारे में पढ़ चुके हैं। उसने सहायक संधि द्वारा भारतीय देशी रियासतों के साथ सहायक संधियाँ की और देशी रियासतों को अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। धीरे धीरे सभी जो देशी रियासतें थीं उनमें अंग्रेज़ी प्रभुत्व को बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से उन राज्यों को उसने अंग्रेज़ी राज्य में नहीं मिलाया था। इस कार्य को आगे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद में लॉर्ड डलहौजी ने आगे बढ़ाया। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश सार्वभौमिकता की स्थापना के लिए युद्ध के अलावा कुछ अन्य उपायों का उसने सहारा लिया, जिनके बल पर कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी के इन्हीं उपायों को व्यपगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह गोद निषेध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। डलहौजी ने ब्रिटिश सत्ता का विस्तार 3 प्रकार से किया। पहला था युद्ध द्वारा, दूसरा था बुरे शासन और भ्रष्टाचार के नाम पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना, और तीसरा था गोद निषेध द्वारा राज्यों का विलीनीकरण। इस तरह से जो एक गोद प्रथा थी, जो अब भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है, जिस भी किसी व्यक्ति या राजा के पुत्र नहीं होता था तो वो किसी अपने रिश्तेदार का पुत्र गोद ले सकता था दत्तक पुत्र के रूप में, और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो समस्त राज्य और धन था वो उसके पास चला जाता था। लेकिन डलहौजी ने इस गोद प्रथा को ख़त्म करने का कार्य किया और उसने ये नियम बना दिया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी राजा की मृत्यु के बाद अगर उसके कोई पुत्र नहीं है तो उसका राज्य उसके द्वारा लिए गए गोद के पुत्र को दे दिया जाए। ये सिर्फ ब्रिटिश शासकों पर निर्भर था कि वो ऐसा करें या नहीं करें। डलहौजी ने भारत में 3 प्रकार की रियासतें बताई हैं। पहली वे रियासतें थी जो कभी भी अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रही, नई अंग्रेज़ों को कर देती थी। दूसरी वे रियासतें थी जो मुग़ल सम्राट अथवा पेशवा के बजाय सीधी अंग्रेज़ों के अधीन हो गई थी, और तीसरी वे रियासतें थी जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित थी। गोद प्रथा क्या थी? किसी सत्ताधारी शासक के पुत्र नहीं होता था तो वह हिंदू विधि अनुसार अपने निकट संबंधी के पुत्र को गोद लेकर दत्तक पुत्र बना लिया करता था। पिता की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र को वे सभी अधिकार प्राप्त होते थे जो एक वास्तविक पुत्र के होते हैं। अंग्रेज़ों ने गोद के अधिकार को वैधानिक माना था। 1831 में बम्बई सरकार ने ऐसी घोषणा भी की थी। 1843 में दौलत राव सिंधिया की विधवा बेजाबाई के गोद की स्वीकृति दी थी, लेकिन एलन बरो ने 1840 में जालौन के शासक को ऐसी स्वीकृति नहीं दी। इस तरह से अंग्रेज़ भी शुरुआत के अंदर जो गोद प्रथा थी उसको स्वीकृति दे रहे थे, लेकिन कई बार वो स्वीकृति नहीं भी देते थे। डलहौजी पक्का साम्राज्यवादी था और संपूर्ण भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व देखना चाहता था। उसने विचार किया कि अगर निसंतान नरेशों को गोद लेने से रोक दिया जाए तो उनके राज्य को आसानी से कंपनी के राज्य में मिलाया जा सकता है, और इस तरह से भारत के अंदर कंपनी के राज्य का विस्तार किया जा सकता है। डलहौजी के द्वारा गोद लेने के अधिकार के स्थान पर सर्वश्रेष्ठ शक्ति द्वारा व्यपगत का अधिकार स्थापित किया गया, क्योंकि जो शक्ति अधिकार देती है वह ले भी सकती है। उनके अनुसार जो भी राज्य जो पेशवा और मुग़लों के अधीन थे या जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित राज्य थे, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित थे, उनमें अगर किसी शासक के पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है,
तो उन रियासतों को सीधे ही अंग्रेजी राज्य के अंदर मिला लिया जाएगा। अगर कोई राज्य कभी भी अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहा और नहीं अंग्रेज़ों को कर दिया तो उस स्थिति में उसे गोद लेने की छूट कुछ हद तक थी। व्यापगत सिद्धांत या गोद निषेध जो नीति थी उसका जो पहला शिकार वो सतारा का राज्य बना 1848 में। 1848 में सतारा के राजा अप्पा साहिब की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने हिंदू रीति के अनुसार कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को समाप्त करने के उपरांत सतारा का जो राज्य था वो शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह और उसके उत्तराधिकारियों को दे दिया था। 1839 में राजा प्रताप सिंह को गद्दी से उतारकर अंग्रेज़ों ने सतारा का राज्य अप्पा साहिब को दे दिया था। डलहौजी ने अप्पा साहब को गोद लेने की कार्रवाई को अवैधानिक ठहराया और सत्ता को आश्रित राज्य घोषित करके कंपनी राज्य में मिला लिया। यानी जब 1818 में मराठा शक्ति समाप्त हो गई तो सतारा का राज्य अंग्रेज़ों द्वारा शिवाजी के वंशजों को दिया गया था, जो प्रथम प्रकार के राज्य में उनकी सन्नत द्वारा स्थापित राज्यों की श्रेणी में आता है कि जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित राज्य है तो उसको गोद लेने की छूट देना या नहीं देना ये अंग्रेज़ों पे निर्भर रहेगा। और इस तरह से सतारा के राज्य को अंग्रेजी राज्य में या कंपनी राज्य में मिला लिया गया। 1853 में झांसी के राज्य को भी मिला लिया गया। 1817 में पेशवा की पराजय के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने झांसी के राजा रामचंद्र राव से एक संधि करके उसके पुत्र और उत्तराधिकारियों को अधीनस्थ सहयोग की शर्तों पे झांसी का राज्य दिया था। लेकिन गंगाधर राव की मृत्यु के बाद दामोदर राव को, जिसे उसने गोद लिया था रानी लक्ष्मीबाई द्वारा, उसके अधिकार को स्वीकार नहीं किया और 1854 में झांसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नागपुर गोद निषेध के अंतर्गत विलीन किए जाने वाले राज्यों में नागपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। 1853 में नागपुर के महाराजा रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। रघुजी की मृत्यु के बाद उसकी रानी ने राजा की इच्छा अनुसार यशवंत राव को गोद लिया, लेकिन डलहौजी ने इसे स्वीकार नहीं किया और नागपुर, जिसका क्षेत्रफल 80,000 वर्ग मील था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। नागपुर कपास का मुख्य उत्पादक केंद्र था और यही अंग्रेज़ों की इस राज्य में रुचि का कारण था। तंजौर किसी भी प्रकार से कंपनी पर आश्रित या अधीन नहीं था, लेकिन डलहौजी राज्य अपहरण के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे और 1855 में तंजौर के राजा की मृत्यु पर उसके कोई पुत्र नहीं था और उसको भी ब्रिटिश कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त भी कुछ छोटे राज्य जो डलहौजी ने अपनी राज्य अपहरण नीति का शिकार बनाया, उनमें 1849 में जैतपुर राज्य, बघाट राज्य, उदयपुर राज्य थे, जहाँ पर उत्तराधिकारी नहीं होने पर गोद निषेध नीति या व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत इन राज्यों को अपने अधीन बना लिया। कहने का अर्थ है लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और वो किसी भी अवसर को कंपनी के राज्य में बढ़ाने के अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था और उसके लिए उसने एक नई नीति अपनाई और वो थी गोद निषेध नीति, जिसे व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने भारत में रियासतों को 3 भागों में बांट दिया और उसमें यह तय कर दिया गया कि अगर किसी राजा के पुत्र नहीं हो तो उसके द्वारा गोद लिए गए व्यक्ति को उसका उत्तराधिकारी मानना या न मानना अंग्रेज़ों के हाथ में था, कंपनी के हाथ में था। और सभी मामलों में इन्होंने उत्तराधिकारी के अधिकार को स्वीकार न करते हुए जिन राजाओं के पुत्र नहीं था उनकी मृत्यु पर उन राज्यों को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया, जिसका पहला शिकार 1848 में सतारा
और उसके बाद में झांसी, नागपुर, बघाट, जैतपुर, उदयपुर आदि राज्य हुए, जिससे भारत में देशी रियासतों में अत्यधिक असंतोष पनपा। राज्यापरण नीति का मूल्यांकन, इसके परिणाम क्या हुए, इसके लाभ और हानि क्या हुए। निसंदेह इस नीति के द्वारा डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में वृद्धि की और कंपनी संचालकों की निगाह में भी उसने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी निकले और 1857 की जो क्रांति है उसका मुख्य कारण राज्य अपहरण सिद्धांत को माना गया। डलहौजी ने आम जनता और शासक वर्ग दोनों को अपना विरोधी बना लिया। डलहौजी के जाने के बाद ब्रिटिश प्रेक्षकों द्वारा डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और 1857 की क्रांति दोनों घटनाओं के निकट संबंध ढूंढने में देर नहीं लगी और इसीलिए 1857 की क्रांति के बाद इस नीति को अंग्रेज़ों ने बदलने का प्रयास किया। कहने का अर्थ है कि इससे भारत के अंदर आम जनता और रियासतों या शासक वर्ग दोनों में असंतोष फैला और उसका परिणाम ये हुआ कि 1858 की क्रांति आम जनता में इसलिए असंतोष फैला कि राजा के दरबार में राजा के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें जो स्थानीय व्यक्ति थे उनको स्थान था, राजा सेना भी रखता था उसमें भी स्थानीय व्यक्तियों का स्थान था, जमींदारों का स्थान था, लेकिन जागीरदारों का स्थान था। लेकिन जैसे ही वो राज्य कंपनी के अधीन हो गया तो राजा की जो सेना थी, राजा के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए और उनका जो सत्ता में उनकी भागीदारी थी वो ख़त्म हो गई, जिससे आम जनता और शासक वर्ग दोनों में ही इस नीति का विरोध किया गया। इसके अलावा गोद निषेध की जो नीति थी वो भारत के अंदर प्राचीन काल से चली आ रही थी और मान्य नीति थी, उसको अस्वीकार करने पर भी धार्मिक रूप से भी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हो गए। हिंदुओं में गोद प्रथा अति प्राचीन थी। मुगल सम्राट और पेशवाओं के अधीन उत्तराधिकारी की स्वीकृति के लिए केवल नजराना देना होता था। लॉर्ड डलहौजी ने इस रिवाज का प्रयोग अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किया, जो पूर्णतया उचित नहीं था। डलहौजी ने मुगल सम्राट अथवा पेशवा द्वारा प्रयोग किए गए सार्वभौमिकता के सिद्धांत के आधार पर अपने व्यक्तिगत सिद्धांत का औचित्य बताया, लेकिन ये सार्वभौमिकता केवल औपचारिक थी। मुगल सम्राट अथवा पेशवा ने वारिस न होने की स्थिति में किसी भी राज्य को समाप्त नहीं किया था। कहने का अर्थ है कि उसके अनुसार कि पहले भारत के अंदर मुगल सम्राट थे, उनकी सत्ता सर्वोच्च थी, फिर पेशवाओं की सत्ता सर्वोच्च थी और अब कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है और जो भी सत्ता सर्वोच्च होती है वो अपने अनुसार किसी भी राज्य को समाप्त या पुनः स्थापित कर सकती है। वो उत्तराधिकार के नियम मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसी सिद्धांत के अनुसार किसी राजा के अगर पुत्र नहीं है तो उसके द्वारा लिया गया गोद का पुत्र उस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, यह आवश्यक नहीं है। इस नीति का पालन इसने किया, लेकिन यह उचित नहीं था। इससे पहले मुगल सम्राटों ने और पेशवाओं ने ऐसे किसी भी राज्य को समाप्त नहीं किया था। राज्य अपहरण नीति के अधीन डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का तो विस्तार किया, लेकिन अधिकृत क्षेत्रों में अच्छा प्रशासन स्थापित करने में पूर्णतया असफल रहे। उसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, कंपनी के राज्य का विस्तार किया, लेकिन वहाँ पर प्रशासन व्यवस्था को सुधारने का प्रयास नहीं किया और वहाँ पर अच्छा प्रशासन स्थापित करने में ये लोग पूर्णतः असफल रहे। और उसके बाद कुशासन को एक विकल्प के रूप में लेकर अंग्रेजी राज्यों में इन्होंने जो देशी राज्य थे उनको पूर्णतः अपने राज्य में मिलाने का कार्य भी किया। लेकिन सहायक संधि की स्थापना से पूर्व कुशासन इतना अधिक नहीं था जितना सहायक संधि के बाद हुआ। अतः नैतिक दृष्टि से भी व्यक्तिगत का सिद्धांत पूर्णतया अनुचित था। डलहौजी अपनी नीति को चाहे जितनी भी उचित एवं न्यायपूर्ण बताए, उसका प्रभाव अच्छा नहीं रहा। भारतीय राजाओं और प्रजा में असंतोष फैल गया और इस असंतोष का परिणाम था 1857 की क्रांति या 1857 का स्वाधीनता संग्राम।
इस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत या गोद निषेध नीति के द्वारा भारत के अंदर कंपनी के साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। भारतीय राजाओं और भारतीय प्रजा के अंदर असंतोष फैला और उसका परिणाम 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद इस नीति के परिणाम को अंग्रेज़ों ने विश्लेषित किया और उन्होंने इस नीति को ख़त्म करने का कार्य किया। धन्यवाद।